नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में कि हमने बीच में अगर प्रीवियस लेक्चर को अगर हम लोग हटा दें तो सोशलिस्ट पार्टी के अलावा मतलब हमने ये बात करी जो हमारी स्टोरी चल रही थी कि शुरू के 3 जनरल इलेक्शन में 52 वाले, 57 वाले और 62 वाले, यानी कि 52 से 67 तक कांग्रेस का ही डोमिनेंस चलता है, बोलबाला चलता है देश की राजनीति में। 15 साल के लिए डेरा जमाकर सांप की तरह फन फैलाकर बैठी रहती है कांग्रेस। चलो ठीक है, इस बात को एकदम से क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, क्या पता अच्छे के लिए बैठी हो, लेकिन क्या पता बुरे के लिए भी बैठी हो कांग्रेस। तो एक बारी देखते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस का एरा कैसा था। सबसे पहले जब शुरू में जनरल इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस अपना सिंबल रखता है, कांग्रेस पार्टी का सिंबल होता है 2 ऑक्सन। बहुत सारे अलग अलग होंगे, जैसे अश्प्रीत आप जानते हो, हमने 12th में कवर करा था इसको जब हम 12वीं करते थे कि काऊ है ना, काल बछड़ा और वो गाय है ना, बाद में ये भी सिंबल आता है उसका, याद है ना। फिर एक हैंड का सिंबल आता है जो कि आज तक चल रहा है, लेकिन उससे पहले और भी सिंबल्स थे, हैंड का तो बहुत बाद में आता है ना। तो हम वो सारे पढ़ेंगे, चैप्टर में सब दे रखा है। नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जहां पर वन पार्टी की डोमिनेंस देखने को हमें मिलती है कांग्रेस की, और भी कंट्रीज में ऐसा होता था। अब ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ना मैक्सिको के बारे में, वही वाली बात है कि देखो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ ना कि कल को कहीं से भी क्वेश्चन आए तो यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करता कि वो सिर्फ एक ही जगह दे रखा हो, 2 से 3 जगह वो अच्छे से एनसीईआरटी तमिलनाडु में दे रखा होता है। अगर थोड़ा सा आपको अपना 9वीं क्लास याद है तो 9वीं क्लास की जो सिविक्स की बुक होती है उसके पहले चैप्टर के अंदर ये पीआरआई की पार्टी का नाम गिवन होता है, और इसको पढ़ते उल्टा है हम लोग, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर हम लोग लिखते पीआरआई है, बोलते उल्टा है। मतलब अब अगर मैं पीआरआई लिख रहा हूँ एब्रीविएशन तो मुझे पहले पी की फुल फॉर्म फिर आर फिर आई बोलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा बोलूंगा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यहाँ पर देख लो लिखा जाता है पीआरआई स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, और कहाँ गया, हाँ बोला जाता है इसको उल्टा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसके लीडर का नाम भी बहुत अजीब सा था, इसको बोला कहते जाता है, नीचे देखो, प्लूटार्को एलियास कैलिस। प्लूटार्को एलियास कैलिस, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में ये माजरा क्या है पहले, लेकिन ऊपर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग दुनिया में जिस ज़माने में कांग्रेस ने अपनी सत्ता हासिल करी हिंदुस्तान की राजनीति में, अगर उस टाइम पर हम लोग दुनिया के घटनाक्रम को देखें तो हमें वन पार्टी डोमिनेंस के बड़े सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। लेकिन उन वन पार्टी डोमिनेंस और इंडिया की वन पार्टी डोमिनेंस का जो एक्सपीरियंस था उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरे केसेस में जो वन पार्टी की डोमिनेंस थी वहाँ पर डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके होती थी वो वन पार्टी की डोमिनेंस, यानी कि लीडर डेमोक्रेटिक रूल में वन पार्टी एरा डोमिनेंस को स्टार्ट करते थे और धीरे धीरे करते करते, ये दुनिया की अलग कंट्रीज की बात हो रही है, वो धीरे धीरे करते करते डिक्टेटोरियल या फिर अथॉरिटेरियन रूल को अपना लेते थे। हमारे देश में लेकिन क्या हुआ, और ऐसा कौन सी कंट्री में हुआ कि जहां डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होकर एक पार्टी आती है और धीरे धीरे कर उस पार्टी के रूलर्स और जो लीडर होते हैं वो अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल कैरेक्टर अपना लेते हैं। ऐसा चाइना में देखने को मिला, क्यूबा में, सीरिया में, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके खुद इस प्रकार से इन लीडर्स ने मोल्ड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तरीके से लिख दिया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी के रूल को जस्टिफाई कर देगा, सही ठहरा देगा। दूसरी कंट्रीज में जैसे म्यांमार, बेलारूस कह लो, बेलारूस हिंदी में कहते हैं, सॉरी बेलारस, इजिप्ट और एरिट्रिया, ठीक है। ये कंट्री होती कहाँ है, मैं तो नाम भी मतलब ऐसे लगते हैं अशप्रीत के, पता नहीं होती भी है कि नहीं भी होती है, ऐसे ही लिख देते हैं मजे मजे में, ठीक है। ये कुछ इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स हैं थी जहां पर लीगल और मिलिट्री मेजर्स अपनाए गए, यानी कि इन्होंने तो हद ही कर दी, यहाँ पर तो मिलिट्री जो थी वो हावी हो गई। पाकिस्तान में भी आप देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनके डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, लेकिन एक बात बताओ, मिलिट्री रूल कितने बार आया डेमोक्रेटिक लीडर्स को मार मार के, हमने पढ़ा था इसको साउथ एशिया वाले चैप्टर में मल्टीपल टाइम। अंटिल अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले की बात है, मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान, यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है, राइटर हमसे ये पूछ रहा है, जो भारत में डोमिनेंस थी कांग्रेस पार्टी की, वो जो ऊपर हमने केसेस पढ़े उनसे कैसे अलग थी? भारत की डेमोक्रेटिक कंडीशंस दुनिया की अन्य देशों की डेमोक्रेटिक कंडीशन से कैसे अलग थी? बड़ी सारी पार्टीज जो थी हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट कर सकती थी फ्री एंड फेयर मैनर में। कांग्रेस इन इलेक्शंस में जीत जाती थी,
यानी कि राइटर आपको ये बोल रहा है हमने यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी को बैन नहीं करा था। चैप्टर का नाम भले एरा वन पार्टी डोमिनेंस है, लेकिन वन पार्टी की डोमिनेंस दूसरी पार्टी को बैन कर कर, लीडर्स को जेल में डालकर या उनको मरवा कर या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके नहीं आई है वन पार्टी डोमिनेंस। अपोजिशन पार्टी को अच्छा खासा अलाउ करा जा रहा है, परमिट करा जा रहा है, यू कैन फाइट इलेक्शंस। दिक्कत सिर्फ इतनी है भाई, तुम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। मुझे अगर 99% वोट मिल रहे तो तुम सारी पार्टियों को मिलाकर 1% मिल रहे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं कोई तिगड़म थोड़ी ना खेल रहा हूँ, कोई चीटिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो जनता का मैंडेट है ना, जनता का प्यार है मेरे लिए। ये बिल्कुल सिमिलर है टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को खत्म करा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, तो नेल्सन मंडेला की अध्यक्षता के अंदर ये पार्टी, इनकी पार्टी काफी टाइम तक जीतती रही। तो लोगों का विश्वास था साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर। बाकी अपोजिशन पार्टी उस टाइम पर नहीं जीत पा रही थी, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि बाकी अपोजिशन पार्टी में, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, दम ही नहीं है। दम इसलिए नहीं है, काले गोरों का फर्क तो इस पार्टी ने खत्म करा ना, अपार्थाइड को तो इस पार्टी ने खत्म करा ना। तुम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहे, तो जनता शिफ्ट कर जाती है। जैसे हमारी जनता जब त्रस्त हो जाती है, जैसे मतलब मान लो बड़े साल तक बीजेपी का रूल है, तो फिर कांग्रेस को इन्वाइट करेगी ही करेगी जनता। कांग्रेस के रूल है बड़े सारे सालों तक, फिर बीजेपी को इन्वाइट करा ही जाएगा जनता के द्वारा। इंडिया की जनता के भी मूड स्विंग्स तो भयंकर लेवल पे होते ही हैं, उनको भी नए नए फ्लेवर चाहिए होते हैं कि बहुत देख लिया इसको, चलो हटाओ, अब तुम थोड़े साल बाद आना। हम लोग बात करते हैं पीआरआई कि मैक्सिको के अंदर क्या एक्सपीरियंस हुआ था। 1929 में मैक्सिको के अंदर एक पार्टी फाउंड होती है, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका बाद में नाम चेंज हो जाता है, नेशनल वर्ड को हटाकर इसका नाम हो जाता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हम लोग स्पेनिश में बोलते हैं पीआरआई। लिखा जाता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिकन लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है इसको पीआरआई, उल्टा कर दो उसको यहाँ से उल्टा, ठीक है। ये पार्टी मैक्सिको के अंदर लगभग 6 दशकों तक, 60 साल तक रूल कर बैठती है। ये ना मैक्सिकन रेवोल्यूशन के लेगेसी को दर्शाती थी ये पार्टी। ओरिजिनली पीआरआई जो था वो एक ऐसी पार्टी थी, पीआरआई पार्टी ऐसी थी जहाँ पर वेरियस पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेबर और पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते थे, और न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो उसका पार्ट थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो पीआरआई का जो फाउंडर होता है, उस लीडर का नाम होता है प्लूटार्को एलियास कैलीस। ये ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब पीआरआई पे कैप्चर कर लेता है और सरकार बना लेता है। इलेक्शंस जो थे शुरू में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होते हैं, और हर बार पीआरआई ही जीतती थी। क्यों जीतती थी? दूसरी जो पार्टीज थी वो सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करती थी, और उनको ये बोला जाता था तुम एग्जिस्ट सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें इलेक्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एफिलिएट ऑर्गन बनकर चुनाव लड़ने हैं, और तुम अपने सारे लीडर्स, मेंबर्स और जो भी लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनको अगर तुमने ये नहीं बोला कि इलेक्शंस में पीआरआई में वोट करवाओ, पीआरआई को वोट करो, अगर तुमने हमें वोट नहीं करवाया तो तुम खत्म हो जाओगे इस देश से। इलेक्टोरल जो लॉस थे वो ऑपरेट करे जाते थे ऐसे मैनर में कि ये इंश्योर करता था प्लूटार्को एलियास कैलीस और इसकी पार्टी के पीआरआई ही हमेशा जीते। इलेक्शंस जो थे उसमें धांधलेबाजी होती थी और मैनिपुलेटेड होते थे वो इलेक्शंस बाय द रूलिंग पार्टी पीआरआई है। इसके रूल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट एज परफेक्ट डिक्टेटरशिप। फाइनली ये पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं साल 2000 में, उसमें हार जाती है। मैक्सिको आज के समय में वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री नहीं है, ये सिर्फ पीआरआई और प्लूटार्को एलियास कैलीस के टाइम पर होता था। लेकिन जिस प्रकार की तिगड़म टैक्टिक्स, साम दाम दंड भेद जो अडॉप्ट करा गया पीआरआई के द्वारा अपने डोमिनेंस के एरा में, वो उसने मैक्सिको की लोकतंत्र की व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे बनाए। सिटीजन्स जो थे वहाँ पर काफ़ी सारे सालों तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कंसेप्ट को नहीं मानते थे, उनका कॉन्फिडेंस इस चीज़ में लूज हो चुका है। यानी कि ये, इससे हमें ये वाली बात समझ में आती है कि डेमोक्रेसी को अगर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ अगर करा जाएगा तो जनता का आत्मविश्वास जीतने के लिए बड़े सारे साल लग सकते हैं। फिर से जो रूट्स थे इस कांग्रेस की, हम लोग बात करते हैं वापस अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि कांग्रेस हमेशा जीतती रही। ये जो इसके रूट्स हैं ये जाते हैं कि लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल पे। जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी, वो सारी बातें आपको याद है ना, कि कांग्रेस को जीतती थी, इसका रूट था कि इसने आज़ादी की लड़ाई करवाई, इसने सारे कैरिस्मेटिक लीडर्स के साथ थे,
महात्मा गांधी वगैरह के इनके लीडर थे, जनता का विश्वास ही इसी में था, ऑल इंडिया प्रेजेंस था इसका, ये सारी बातें हमने करी थी। कांग्रेस को इनहेरिटर माना जाता था नेशनल मूवमेंट का, ये हम बात शुरू में ही कर चुके हैं। बड़े सारे जो लीडर्स थे जो कि आज़ादी की लड़ाई में फोर फ्रंट में उनका योगदान था, अब वो कांग्रेस कैंडिडेट बनकर इलेक्शंस को कंटेक्ट कर रहे थे। कांग्रेस जो थी वो ऑलरेडी एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, ठीक है, और उस टाइम पर कोई भी पार्टी ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं सोच सकती थी जो कि कांग्रेस अपने कैंपेन में अपनाती थी। बड़ी सारी पार्टीज जो थी, एक तो ये भी है कि कांग्रेस का जो रूट जो था वो बहुत पुराना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1885 में कांग्रेस बन गई थी, लेकिन बाकी जो पार्टीज थी वो इसलिए भी नहीं जीत पाती थी, नई नई पार्टीज थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पर बनी। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को एडवांटेज था, ये वर्ड आप, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, यानी कि जितने भी ये पार्टीज अन्य एग्जिस्ट करती हैं उसमें से सबसे पुराना रूट जो है वो कांग्रेस का जाता है साल 1885 में। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो पार्टी थी ये पूरी कंट्री की लेंथ एंड ब्रेड में स्प्रेड कर गई, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा प्रीवियस जो पेजेस पे मैप दे रखे हैं, और इसका ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बहुत कमाल का था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कांग्रेस को नेशनल मूवमेंट की तरह ही देखा जाता था, क्योंकि जिस प्रकार से नेशनल मूवमेंट के टाइम पर कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेजेंस था, तो यहाँ पर आज़ादी के बाद भी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, इंडिया के हर कोने में हर कोई पर्सन कांग्रेस का नाम जानता था। ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कांग्रेस जो थी वो डोमिनेंट पार्टी रही। तो जो एक ये फैक्टर जो दोस्तों यहाँ पर गिवन है, एक ये वाले और एक ये वाले, जब भी आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस का बोलबाला ही क्यों रहा, तो एक ये वाले और एक वो कहाँ गया पेज, एक वो पेज था ना, कहाँ गया, कि कांग्रेस ही हमेशा क्यों जीतती हुई आई है। तो एक ही यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर ये कैरिस्मेटिक लीडर्स इसके थे, ये थे, वो थे, ठीक है। इसको मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक इसको कंबाइन करके और एक इसको कंबाइन करके हमेशा आंसर लिखना अपना, ये वाला, कि जब भी कि आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस क्यों जीती हुई आई है, ये, ठीक है। उसके बाद हम दो लीडर्स के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट चीज़, बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, पूरा नाम इनका क्या था, ये है। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं, पूरा लीडर का नाम बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल ईएमएस नंबूदिरी पद में ईएमएस किसके लिए स्टैंड करता है, हमारे यूपीएससी या बहुत सारे स्टेट पीएससी के आजकल ये पार्ट ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते हैं। खैर हम लोग डॉक्टर साहब के बारे में बात करें अगर, तो ही वॉज द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट, ही लेड अ स्ट्रगल फॉर द जस्टिस टू द दलित्स, स्कॉलर थे, इंटेलेक्चुअल थे, फाउंडर थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के, later founded the scheduled caste federation, he planned the formation of Republican Party of India, ये वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मिनिस्टर थे नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में आज़ादी के बाद, रिजाइन कर दिया था लेकिन इन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल में जब डिफरेंसेस हो गए थे उसके ऊपर, और इन्होंने बाद में बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था साल 1956 में अपने हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स के साथ। इस आदमी के बारे में अच्छी बात एक ये है, एक प्रकार से इंसान ह्यूमिलिएशन जो होता है वो ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। मैं अगर यहाँ पर रोज़ किसी को क्रिटिसाइज करने लगूँ क्लास के अंदर तो वो बुरा मान जाएगा, और ज़्यादा करने लगूँ तो उसको ह्यूमिलेटेड फील होगा, और ज़्यादा करने लगूँ तो अपने आप को वीक समझेगा, फिर दुश्मनी मोल लेगा मुझसे, और हो सकता है क्लास में लाइव ना आया करे कोई पर्सन, या फिर क्लास में ही ना आया करे। ही वॉज ह्यूमिलेटेड एवरी डे इन हिज लाइफ। क्लास में जाते थे दलित, अछूत, अनटचेबल, यही इन्होंने ज़िंदगी भर सुना। लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये मकसद था, आप इनसे क्या सीख सकते हो, तुम करो मुझे ह्यूमिलेट, मैं अपने गोल पे फोकस करूंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ने और मुझे जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये ह्यूमिलेशन मेरे कानों तक पहुँचती हैं, लेकिन मुझे कुछ मेरे अंदर कुछ मेरा मनोबल नहीं खोने देती हैं। ये इनकी वो था, इनकी वो थी, एक विल पावर थी इनकी।
और उस टाइम पर देखो दलितों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता था, अपने आप को इस काबिल बनाया कि एक ज़मींदार से वैसे पैसे भी लेते हैं और ये बाहर जाते हैं जब पढ़ने के लिए, कितना काबिल बनाया कि आज जो हमारा संविधान है वो इनकी देन है। अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के साउथ एशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बिखर गए, टूट गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इंटैक्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के तो चेयरमैन यही थे ना। किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमें एक लक्ष्मीकांत याद नहीं हो पाती, इनको 60+ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन मुंह जुबानी याद थे। ठीक है, तो ये आप इनसे सीख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है मयूर, क्या आप पूछ रहे हो कि हमारा आज तक संविधान बिखर क्यों नहीं पाया? यही इसका सिंपल रीज़न यही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ आस्पेक्ट में जो चीज़ें बिखरनी नहीं चाहिए उसमें रिजिड है। कितनी भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुई है, आर्टिकल 1 की पवित्रता को हमने ठेस नहीं पहुंचने दी। नहीं टूटेगा, कोई सेपरेट कंट्री नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ जहाँ वक्त बदला, ज़माना बदला, देश के हालात बदले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई, लोग थोड़े जागरूक हुए, पढ़ा लिखा इंसान हुआ, तो जो चीज़ें पुरानी हो गई थी उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोसीजर भी है थ्रू अमेंडमेंट। ये रीज़न है कि जैसे मतलब हम लोग ना जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान को ना ठोस नहीं रहना चाहिए। जैसे टॉयलेट प्रेम कथा के अंदर क्या दिखाया गया, वो संडास बनाने देता ही नहीं है घर के अंदर। हमारा संविधान कैसा है कि भैया परिस्थिति के हिसाब से हम बदल लेंगे, कोई बात नहीं। मेरी कोई बंदी है तो 10 में उसकी भी सुन लूँगा, 20 अपनी भी सुना दूंगा, कोई बात नहीं। तभी तो रिलेशन चलेगा। सिर्फ अगर मैं डोमिनेट करता रहूँ तो फिर तो मैं कबीर सिंह ही हूँ ना। एक लीडर के बारे में और बात करते हैं, रफ़ी अहमद किदवई। ये कांग्रेस लीडर थे, यूपी से, मिनिस्टर थे यूपी में 1937 में, फिर से बने 1946 में। यूनियन गवर्नमेंट जब बनती है तो उसमें मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन के, फर्स्ट मिनिस्ट्री के अंदर, एंड ही वाज अ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आल्सो इन द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम 1952 to 54। रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, इसको मज़े नहीं आया लीडर को पढ़ते हुए, बकवास लग रहा है, बेकार का। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।